हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? क्लास 7 का चैप्टर 4 हमारा चल रहा है। इसमें हमने कुछ बात कर ली थी, कुछ पढ़ लिया था हमने कि मुगल कौन थे। मुगल के बारे में हमने पढ़ा था। मुगल यानी कि 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच की हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीटेट पेपर 2 में जो 60 क्वेश्चन सोशल साइंस के होते हैं उसमें से 15 क्वेश्चंस आपकी हिस्ट्री के बनते हैं। तो प्लीज़ डेली क्लासेस आप देखा करें। एनसीईआरटी क्लास देखना आप लोगों के लिए बहुत मस्ट है। और आप लोग अपना टाइम टेबल अच्छा बना लें, क्योंकि 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। आपने जो पढ़ लिया हो उसका रिवीजन करें साथ के साथ, और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो भी आप पढ़ते चलें साथ में। मैं आपके लिए नोट्स भी लेकर आ रही हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है। उसके बाद मैं पीवाईक्यू लेकर आऊँगी, और आपके पास अलग से भी कुछ मैटर है वो भी आप पढ़ते रहें साथ के साथ, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल बना लेंगे तो अच्छे से आप पढ़ाई करते चलेंगे। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे, हमने पिछली क्लास में हमने जाना था कि मुगल कौन थे। मुगल के बारे में हमने बताया था कि मुगल दो वंशज के पूर्ववर्ती थे, यानी कि दो वंशज से मिलने से बने थे मुगल। यानी कि माता की ओर से मंगोल थे, और चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था उसके उत्तराधिकारी थे माता की तरफ से, ठीक है। और पिता की तरफ से कौन थे? पिता की तरफ से कौन थे मैंने आपको बताया था। पिता की ओर से ईरान इराक में वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर वंश से थे वो, ठीक है। तो तैमूर वंश को लगाना वो बहुत अच्छा समझते थे अपने आगे। तैमूर वंश से शासन करना अच्छा समझते थे। तैमूर वंश यानी कि पिता की ओर से शासन करना बहुत अच्छा समझते थे, क्योंकि जो चंगेज खान था, मतलब चंगेज खान थे जो माता की ओर से, उनकी उनसे बहुत कम पड़ती थी। काफी युद्ध भी हुए थे उनके बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से वो पिता की ओर से वो ज्यादा अच्छा समझते थे अपने शासन व्यवस्था को चलाना, ठीक है। तो हमने इनके सैन्य अभियान के बारे में भी हमने कुछ बात की थी। जैसे कि तोपों का जो आरंभ हुआ था वो बाबर के समय से हुआ था, ठीक है। किसके समय से हुआ था? किसके समय से हुआ था? बाबर के। इब्राहिम लोदी ने क्या किया था? जो इब्राहिम लोदी था, दिल्ली सुल्तान का, जो लोदी वंश का शासक था, उसको हराया था। किसने हराया था? बाबर ने हराया था। क्योंकि बाबर की जब बाबर ना बहुत दिनों से भटक रहा था, मैंने आपको बताया था कि बाबर बहुत दिनों से भटक रहा था। भटकते उसने काबुल पर भी कब्जा कर लिया था, और धीरे धीरे वो दिल्ली की तरफ बढ़ता है। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराता है। हराने के बाद वो दिल्ली पर शासन करता है फिर से। पहले जब बाबर आता है, मुगल शासक है ये, प्रथम है। बाबर क्या है? प्रथम शासक है। मुगल वंश से प्रथम शासक है जो हमारे भारत यानी कि दिल्ली पर राज करता है, ठीक है। तो मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी ना, उज्बेकों ने उनको हराया था। किसको? बाबर को हराया था। तो बाबर को क्या था ना, दिल्ली में क्या था ना, पैतृक गद्दी को छोड़ना पड़ा था। मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी, उज्बेकों के आक्रमण से पैतृक गद्दी को उसे छोड़ना पड़ा था। जो पिता की ओर से उत्तराधिकारी ये बना था बाबर, उसको पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। भटकते भटकते काबुल की तरफ कब्जा कर लिया उसने, फिर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने हराया था 1526 में, ठीक है। कब हराया था? 1526 में। इतना हमने बात की थी। और इस मैप के भी बारे में हमने बात कर ली थी। इस मैप में कितने सारी जगह हैं, यहाँ पर मुगल वंश का शासन रहा था। सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में दिल्ली और आगरा पे शासन इनका देखने को मिलता है। धीरे धीरे ये पूरे महाद्वीप में फैल गई थी फिर, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। यानी कि जो मुगल परंपराएं थी उत्तराधिकारी की, यानी कि जब पिता पिता की मृत्यु होती थी, पिता के मरने के बाद मुगलों के बाद कौन था उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी की जो मुगल परंपराएं थी उनसे संबंधित हम बात करेंगे। यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। किसमें? ज्येष्ठाधिकार के नियम में क्या करते थे? विश्वास नहीं करते थे। जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। मतलब उनका कहने का मतलब था, इनका इनका कहने का मतलब ये था कि जो मुगल मुगल जो थे ना, वो क्या करते थे? ज्येष्ठ अधिकारी में विश्वास नहीं रखते थे। मतलब बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने में ऐसा कुछ विश्वास नहीं रखते थे। ज्येष्ठ पुत्र, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ पुत्र को बनाने में कई
काफी सारी जगह आपको देखने को मिला होगा कि ज्येष्ठ ज्येष्ठ पुत्र का मतलब होता है बड़ा पुत्र। पिता के बाद कौन बनेगा उत्तराधिकारी? बड़ा पुत्र। ऐसा कुछ मान्य नहीं था, मुगल ज्येष्ठ अधिकारी के नियम में विश्वास नहीं करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे शहदायत की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे। मैंने पहले ही बताया था आपको कि तैमूर वंश को वो मानते थे, पिता की ओर से तैमूर वंश थे तो उनको मानते थे और उनकी जो प्रथा थी उसको अपनाते थे। क्या? जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मतलब पिता की मृत्यु के बाद जब उत्तराधिकारी का जो विभाजन होता था वो सिर्फ बड़े पुत्र को न बनाकर सभी पुत्रों में विभाजित कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार का या शहदायत का? शहदायत का मतलब ये होता है कि उत्तराधिकारी में वो क्या थे, मुगल क्या थे, शहदायत की परंपरा को मानते थे। शहदायत की परंपरा क्या थी? तैमूर वंश की प्रथा थी। शहदायत परंपरा क्या थी? क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जो शहदायत ये लिखा हुआ ना, शहदायत की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा, तो शहदायत क्या थी? तैमूर वंशों की प्रथा थी। शहदायत में क्या होता था? उत्तराधिकारी बनाने के लिए जितने भी पुत्र होते थे उनमें उसका विभाजन कर दिया जाता था। ज्येष्ठ अधिकार का हमें भी सही नहीं लगता है, क्योंकि ज्येष्ठ अधिकार ऐसा कुछ नहीं है ना, बड़ा पुत्र है, अगर बड़ा पुत्र माइंड से सही नहीं है, अपने मस्तिष्क से ठीक नहीं है, तो वो बनने लायक नहीं है ना। तो इसी वजह से ये बहुत अच्छी बात है कि शहदायत जो परंपरा थी अच्छी थी कि समस्त पुत्रों में इसका विभाजन कर दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पर मानचित्र वन, अकबर का शासन जो रहा है 1605 में रहा है। देखो अकबर भी आ गए यहाँ पर। अकबर क्या? बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, है ना। तो इस तरीके से क्या था, अकबर का जो शासन काल रहा है 1605 में रहा है। देखो यहाँ पर जो ये मैप दे रखा है 1605 कहाँ पर है? देखो मैप में इन्होंने बोला है कि मैप में मानचित्र में देखिए 1605 जहाँ पर है वहां पर क्या रहा है, अकबर का शासन रहा है। 1600 यहाँ पे देखिए 1605 की तरफ आते हैं। देखो ये बीजापुर है, गोलकुंडा, ये 1600 की तरफ जा रहा है। ये जो डेट है 1600 की तरफ जा रही है। इन इन जगहों पर चित्तौड़, ये जो बीजापुर है, गोलकुंडा है, ये जो एरियाज हैं इनके अकबर के शासन काल से संबंधित हैं। ठीक है, गुजरात में भी वो गए थे अकबर जी, गुजरात में भी गए थे, मालवा में भी रहा है उनका, चित्तौड़ में भी, रणथंभौर में भी। ठीक है, तो शासन काल इस तरीके से रहा है। अब यहाँ पर राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां, राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां क्यों होती थी? वजह थी, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी वजह थी, आगे हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता था। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। क्वेश्चंस बनता है कि जहांगीर की जो माँ थी, जहांगीर की जो माँ थी वो कछवा की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? कछवा की राजकुमारी थी। ये जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़िए, एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाएंगे आपकी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। कहाँ? अंबर कहाँ पर? जयपुर की बात हो रही है। कछवा की जो राजकुमारी थी जहांगीर की माँ, वो कहाँ की रहने वाली थी? जयपुर की रहने वाली थी। और शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। देखो दोनों राजपूत हो गए। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। कहाँ पर? शासक की जो शाहजहां की जो माँ थी, शाहजहां जिन्होंने हमारा कुतुब मीनार बनवाया जो आज भी है, आप लोग गए होंगे देखने के लिए। ठीक है, तो शाहजहां की जो माँ थी राठौर राजकुमारी थी। कौन थी? राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। कौन थी? राजपूत शासक की पुत्री थी। ठीक है, ये याद कर लीजिए। ठीक है, जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी जयपुर से, और शाहजहां की माँ राठौर राजकुमारी थी। कहाँ से? जोधपुर से, मारवाड़ से। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। अब मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे बनाए, भारत में किस तरीके से, भारतीय उपमहाद्वीप में मुगलों के जो संबंध थे शासकों के साथ कैसे बने। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कहने का मतलब है मुगलों ने क्या किया, मुगल कहते थे कि हमारी शासन व्यवस्था को अपनाया जाए, तो जो विरुद्ध अभियान किए उनके विरुद्ध, जिन्होंने उनकी सत्ता, मतलब जो उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे,
उनके प्रति क्या किया, मुगलों ने अभियान चलाए। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। क्या किया, स्वेच्छा से शासकों ने सत्ता स्वीकार कर ली। इसमें राजपूत शासक भी थे। देखिए आगे पढ़िए, राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। देखो राजपूतों के साथ जो शादियां करने का एक सेंस था कि क्यों करते थे, कि जब मुगल आए भारत में तो भाई पहले राजपूत थे, राजपूतों के साथ सारी संपदा थी यहाँ पर। तो जब मुगलों ने ये बोला कि हमारी सत्ता को स्वीकार करो, तो राजपूतों ने मना कर दिया। तो जब वो इनसे हार गए तो शासकों ने क्या किया, राजपूत शासकों ने स्वेच्छा से अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। ठीक है, उनकी जो जो भी रीति रिवाज थे, जो भी थे मुगलों के, उनको स्वीकार किया। ठीक है, अगर मुगलों ने ये बोला कि हमें यहाँ की जगह ऐसे मिलनी चाहिए, इतनी जगह हमारी है, इतनी हमारे युद्ध में सैनिक होने चाहिए, बहुत सारी बातें होती थी, उनको अगर नहीं अपनाया है अगर शासकों ने, तो उनके प्रति क्या करते थे, मुगल अभियान करते थे। ठीक है, अनेकों ने जैसे फिर शासकों ने क्या किया, राजपूत शासकों ने, एक अच्छा उदाहरण ले लेते हैं राजपूत का, जैसे कि उन्होंने अपनी पुत्रियों के विवाह कर दिए, मुगलों के साथ विवाह कर दिया, और कुछ जो कई ऐसे थे जिन्होंने इनका विरोध भी किया, मुगल की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत सबसे लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। इनकार करने वालों में कौन थे, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे वो लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानी व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें, जागीर का मतलब होता है वतन, ध्यान रखिएगा, वतन कहाँ पे लिखा, जागीर, जागीर है मतलब इनाम होता है एक तरीके से। ठीक है, वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। कहने का मतलब है बहुत से शासकों ने सत्ता स्वीकार की मुगलों की, जैसे कि और मुगलों की जो सत्ता स्वीकार नहीं की उनमें थे मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। तो सिसोदिया राजपूत ने जब इनकी सत्ता को इनकार करते रहे, इन्होंने अपनाया नहीं, तो मुगलों ने फिर क्या किया, उनके साथ सम्मानी व्यवहार किया। मुगलों ने भी सोच लिया कि ये नहीं मानने वाले हैं, तो मुगलों ने भी जागीरें वापस कर दी। ठीक है, और अपमानित नहीं किया। इसी तरीके से जिस पर ये विजय कर पाते थे उनको तो विजय कर लेते थे, और जिस जिस पर विजय नहीं कर पाते थे उन पर विजय नहीं कर पाते थे, है ना। तो ये मतलब था, मतलब जो जिसने सत्ता स्वीकार कर ली बस हो गया, जिसने नहीं की तो उनके लिए भी एक तरीका अपनाते थे, है ना, सम्मानित तरीके से उनकी वतन जागीर को वापस कर देते थे। इसी तरीके से धीरे धीरे शासक जो अनेक थे, भारत के अनेक शासक और सरदार थे, अपना प्रभुत्व उनके ऊपर बढ़ा लिया मुगलों ने। ठीक है, लेकिन प्रभुत्व तो बढ़ा लिया, लेकिन ये जो संतुलन था ना शासकों के बीच, सरदारों के बीच मुगलों का, वो संतुलन हमेशा बरकरार नहीं रहता था। कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी बीच में आती थी। ठीक है, चाहे वो सेना से संबंधित थी, चाहे वो सेना में पैदल सेना से संबंधित थी, चाहे खजाने से संबंधित थी, चाहे खान पान से संबंधित थी, चाहे शासन व्यवस्था से संबंधित थी। चलिए कैसे हम पढ़ते हैं, मनसबदार और जागीरदार, यहाँ से काफी क्वेश्चन सीटेट में काफी क्वेश्चंस बनते हैं। मनसबदार और जागीरदार, प्लीज जो लोग क्लास को डेली देखते हैं प्लीज शेयर कर दिया करें। शेयर करने से क्या होता है ना कि मैम को मोटिवेशन मिलता है। देखिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास को करें, डेली क्लास मिलेंगी आपको, सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली डेली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो प्लीज आप लोग भी मन लगाकर पढ़ते रहें, आपका जो एग्जाम है वो नजदीक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मनसबदार और जागीरदार, मनसबदार और जागीरदार से काफी क्वेश्चन बनते हैं और इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, चलिए, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसमें मनसबदार जागीरदार दिया हुआ, देखो शॉर्ट में एनसीईआरटी में कितनी अच्छी चीज बता दी जाती है। देखो जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। कहने का मतलब है जैसे जैसे जब भारत में राज्य करने लगे मुगल शासक, तो वैसे वैसे मुगलों ने क्या किया, सामाजिक समूहों को देखते हुए
और सदस्यों को जब प्रशासन व्यवस्था काफी बढ़ गई थी, उसमें काफी सारे कार्य बढ़ गए थे, तो उसमें क्या था ना, अधिकारियों की भी जरूरत पड़ी, लोगों की जरूरत पड़ी। तो फिर इन्होंने क्या किया कि समाजी समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया, अपने प्रशासन में, जो उनकी प्रशासन व्यवस्था थी। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की यानी कि तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूह को सम्मिलित किया। कहने का मतलब है, अपनी शासन व्यवस्था में सिर्फ उन्होंने सबसे पहले सरदार और तुर्कियों को लिया था। किसको लिया था? सरदार और तुर्की को, जो तुरानी थे। लेकिन धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया तो उन्होंने क्या किया, इन छोटे समूहों के साथ क्या किया, अन्य शासक वर्ग को भी सम्मिलित किया। और अन्य जो शासक वर्ग थे, क्वेश्चन पूछा जाता है, धीरे धीरे ईरानियों को भी सम्मिलित किया, भारतीय मुसलमानों को भी प्रशासन व्यवस्था में सम्मिलित किया, अफगानों को भी, राजपूतों को भी, मराठों को भी, और कुछ अन्य जो समूह थे उनको भी सम्मिलित किया। किसमें? प्रशासन व्यवस्था में। भाई, सबको जब प्रशासन व्यवस्था जब ज्यादा बढ़ जाती है, कार्य ज्यादा बढ़ जाते हैं, खजाने का अधिकारी अलग होगा, है ना, और खाद्यान्न का अधिकारी अलग होगा, घोड़े को रखने वाला अधिकारी अलग होगा, सैन्य शक्ति का अधिकारी अलग होगा। इसी तरीके से काफी अधिकारियों की नियुक्ति की उन्होंने। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाए? मनसबदार कहलाए। क्वेश्चन बनता है, नौकरशाह में आने वाले लोग क्या कहलाए? मनसबदार कहलाए। यानी कि मन से, अपने मन से, ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए, अपने मन से चुनने वाले नौकरशाह क्या कहलाए? क्या कहलाए? मनसबदार कहलाए। राइट। चलिए आगे देखते हैं, मनसबदार के बारे में हम पढ़ते हैं, ये किस शब्द से बना है, क्या है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। कहने का मतलब ये है कि मनसबदार शब्द का जो प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता था, मनसबदार सबके लिए नहीं प्रयोग होता था। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनके लिए होता था। किसके लिए? जिनको राजा की तरफ से, शासक की तरफ से सरकारी हैसियत मिली हुई थी और कुछ ऐसे सरकारी पद मिले हुए थे, उनके लिए मनसबदार शब्द का प्रयोग हुआ था। और ये मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। कौन सी थी? श्रेणी व्यवस्था थी। और इस मनसबदार व्यवस्था में क्या, कैसे थे, कौन कौन सी श्रेणियां आती थी? जैसे पद हो गए, अधिकारी वेतन हो गए, सैन्य उत्तरदायित्व हो गया, यानी कि पद मिलते थे अलग अलग, वेतन दिया जाता था, और सैन्य उत्तरदायित्व यानी कि सैन्य को रखने का उत्तरदायित्व भी इन्हीं को दिया जाता था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। अब पद और वेतन का जो निर्धारण था, पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। ये देखिए, जात, क्वेश्चन पूछा जाता है, पद और वेतन का निर्धारण किस पर था? जात की संख्या पर था। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, अब जात क्या था? जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में, अब जात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उनका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। कहने का मतलब ये है कि पद और वेतन का जो निर्धारण होता था कि इतना वेतन दिया जाएगा, वेतन तब दिया जाएगा जब जात की संख्या अधिक होती थी। जात की संख्या क्या होती थी? अधिक होती थी। ठीक है, दरबार में अब जात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही होता था। यानी कि जात की संख्या होती थी ना, जो लोग होते थे, उनकी संख्या जितनी अधिक होती थी, जो कार्य करने की जो क्षमता थी, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या होता था? वेतन दिया जाता था, उतना ही अधिक वेतन होता था। अब जात की श्रेणी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो कैसे दिया जाता था वेतन, ये क्वेश्चन बनता है। देखो, जात की श्रेणियां, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, जात की श्रेणियां। तो 5,000 जात वाले अभिजातों का 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा होता था। तो जो 5,000 जात वाले जो अभिजात होते थे ना, लोग होते थे, अधिकारी होते थे, तो 1,000 जात वाले से वो ऊंचे होते थे, उनको 5,000 की संख्या दी गई थी। अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी पे थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के शासन काल में 5,000 जात के कितने अभिजात थे? तो 29 ऐसे मनसबदार थे। औरंगजेब के शासन काल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी। यानी कि कहने का मतलब है, इसका अर्थ ये है कि अकबर के समय में
जातों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जो संख्या थी वो औरंगजेब के समय में देखी गई है। 29 से 79 हो जाती है इसकी संख्या। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? भाई जब राज्य का खर्चा बढ़ता है, राज्य की जब इनकम होती है तभी तो खर्चा बढ़ता है। तो जात की श्रेणियां थी कि इस तरीके से जात की संख्या हो जाती थी, जात की संख्या बढ़ती थी। और उन जातों की जो वेतन था वो निर्धारित कर दिया जाता था। 5,000 जात वाले अब जात, 1,000 जात वाले अब जात, इस तरीके से। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मतलब कहने का मतलब है, सैन्य उत्तरदायित्व का क्या मतलब था? सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे। सैन्य उत्तरदायित्व किसको सौंपे जाते थे? मनसबदारों को। और उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने होते थे। ठीक है। मतलब मनसबदारों को कौन सा पद दिया गया? सैन्य उत्तरदायित्व का। तो सैन्य उत्तरदायित्व के अकॉर्डिंग उन्हें इतने ही घुड़सवार रखने होते थे जितने तय किए जाते थे। अगर 1,000, 2,000, 3,000, इस तरीके से घुड़सवार रखने होते थे मनसबदारों को। सैन्य उत्तरदायित्व दिए दिए गए थे मनसबदारों को। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। ठीक है। कहने का मतलब है, मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण करने के लिए वे अपने सैनिकों को घोड़ों को दगवाते थे। दगवाते मतलब टैटू बनवाते थे। ठीक है। और पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाते थे कि इस घोड़े पर ये इस तरीके का टैटू है ना। इस तरीके से पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों के वेतन देने के लिए धन मिलता था। मतलब ये जो कार्रवाई थी, ये पूरी कार्रवाई मनसबदार करते थे और फिर सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। ठीक है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनसबदार का संबंध जागीरदार से जुड़ा हुआ है, जागीर से जुड़ा हुआ है। मनसबदारों को वेतन कहाँ से मिलता था? बात आती है, सैन्य उत्तरदायित्व तो उनको दे दिया गया था। भाई जब ये काम करेंगे तो इनको मतलब पैसे भी देने पड़ेंगे, तो राज्य की तरफ से इनको कहाँ से पैसे मिलते थे? तो जब मनसबदार अपना वेतन ना राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। राजस्व कहाँ से पाते थे? भूमि के रूप में। भूमि दी जाती थी इनको, जमीन दी जाती थी, और जिन्हें जागीर कहते थे। उस भूमि को क्या कहते थे? जागीर। जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। क्या थी? तकरीबन इक्ताओं के समान थी। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था इक्ता क्या थी। इक्ता थे जो प्रांत थे, उनको इक्ता बोला जाता था, और जो उनके अधिकारी थे उनको इक्ताओं बोला जाता था। तो इक्ताओं को भी क्या किया जाता था? भूमि के रूप में वेतन दिया जाता था। उसी तरीके से मनसबदार की जागीर भी थी। जागीर में क्या होता था? भूमि दी जाती थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, और ना ही क्या है, और ना ही क्या, एक मिनट, ये हमने पढ़ा। ठीक है। और ना ही उन पर आश्रित थे। कहने का मतलब है, मनसबदार सिर्फ जमीनों पर आश्रित नहीं थे। मनसबदार सिर्फ जमीनों पर आश्रित नहीं थे, और ना ही जागीरों पर, और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। कहने का मतलब है, जो जागीर उनको दी जाती थी ना, जो भूमि, सिर्फ उनसे ही राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था उनको। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। कहने का मतलब है, इन मनसबदारों के भी नौकर होते थे। मनसबदारों के पास बहुत सारा काम होता था। जो भूमि मिलती थी उनसे राजस्व इकट्ठा करने का इनके पास टाइम नहीं था, तो इसके लिए वो नौकर रख लेते थे। और नौकर क्या करते थे? वो राजस्व इकट्ठा करके इनको दिया करते थे। क्योंकि ये जो मनसबदार हुआ करते थे, ये सैन्य उसमें बिजी रहते थे। ठीक है। इनके पास काफी काम थे। चलिए आगे क्या है देख लेते हैं। आगे हम और थोड़ा सा देखते हैं। मनसब और जागीरदार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अकबर के शासन काल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आंकलन किया गया, क्योंकि जागीरों का थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ था। तो इसलिए अकबर के शासन काल में इनका सावधानी पूर्वक आंकलन किया गया मनसबदारों का, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। तो इनका जो राजस्व था मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। ठीक है।
औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब अकबर के बाद फिर जब औरंगजेब है, तो औरंगजेब ने क्या किया, यहाँ पर स्थिति बहुत बदल गई मनसबदारों की अकबर के बाद औरंगजेब के शासनकाल में। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मतलब जो राजस्व प्राप्त होता था वो मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मतलब यहाँ पर जो राजस्व औरंगजेब के शासनकाल में जो राजस्व इकट्ठा किया जाता था वो मनसबदार के वेतन से भी बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिनके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। कहने का मतलब है अत्यधिक वृद्धि जब होती है मनसबदारों की संख्या में भी, मनसबदारों की संख्या जब लोगों की वृद्धि हो जाती है, अत्यधिक वृद्धि हुई, जब संख्या बढ़ी, तो जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार इनको करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में क्या आई, कमी हो गई। जागीरों यानी कि जो भूमि राजस्व मिलता था उसमें कमी आई। ठीक है, इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। मतलब हाँ बिल्कुल, जब मनसबदारों की अब जागीर हैं दो, या फिर आधा बीघा है, या फिर 1 बीघा है, 5 बीघा, उसमें मनसबदारों की संख्या जब ज्यादा बढ़ जाएगी तब क्या होगा, तब लंबा इंतजार तो करना पड़ेगा ना भाई, वेतन लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मतलब काफी गौचौक हो गया। मतलब जब औरंगजेब के समय में इन पर जो परिवर्तन था ना, जागीर पर, मनसबदारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी। एक समय में उतनी थोड़ी ना रहेगी, धीरे धीरे जब बढ़ती है संख्या तो वेतन मिलना मुश्किल हो जाता था उनको। तो जब वेतन मिलना मुश्किल हो जाएगा इंसान को, तो क्या होगा, फिर जीना जपटी होती रहेगी। तो उसी वजह से औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, वेतन देने पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस वजह से किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। किसानों को बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, किसान से राजस्व वसूलने जाएंगे, भाई किसान में इतनी जमीन वो हो नहीं रही है, पैदावारी हो नहीं रही है, राजस्व मिल नहीं रहा है, मनसबदारों की संख्या बढ़ गई है, तो क्या करना पड़ा, किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो आज हमने बात की मनसबदार और जागीरदार के बारे में। मनसबदार का शब्द जागीरदार से जुड़ा हुआ है, जागीरों से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिए, ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जब्त और जमींदार की। जब्त और जमींदार क्या है, जब्त और जमींदार के बारे में हम बात करेंगे। इस तरीके से हमने मुगल कौन थे, उनकी शासन व्यवस्था क्या थी, बाबर थे, बाबर ने किसको हराया था, है ना, तो कैसे दिल्ली पर शासन किया था, किस तरीके से प्रशासन व्यवस्था उन्होंने अपनाई, मुगलों ने किस तरीके से शादियां की उन्होंने राजपूतों से, किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे प्रभुत्व स्थापित कर लिया भारतीय उपमहाद्वीप के शासकों पर, किस तरीके से मुगलों ने शासन व्यवस्था में लोगों को इकट्ठा किया, नियुक्त किया, अधिकारी नियुक्ति हुई, किस तरीके से प्रशासन व्यवस्था, पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व किस तरीके से निर्धारित किए, ये सब बात हमने अभी तक की। किस तरीके से मनसबदार हुए, मनसबदार 5,000, मनसबदार फिर 10,000, फिर 1,000 से बड़ा होता था 5,000 वाला मनसबदार। अकबर के समय में मनसबदारों की संख्या 29 थी, है ना। इस तरीके से हम देख सकते हैं क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है, फिर औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या कितनी हो गई, 79 हो गई। इस तरीके से हमने अभी पढ़ा, और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे जब्त और जमींदार के बारे में, क्योंकि चैप्टर काफी लेंथी होता है, और अगर आप चैप्टर को एक बार में पढ़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे आधे घंटे निकाल कर इस मेरी क्लास को डेली देखा करें आप, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी क्लास। ठीक है, तो प्लीज़ जिन बच्चों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बाकी बच्चों को भी क्लास मिलेगी, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। बाकी आप समझदार हैं, क्योंकि जीके जीएस से भी ये इम्पोर्टेंट है क्लास, और बाकी ऑल टीचिंग एग्जाम में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। बाकी यूपीएससी वाले भी इस क्लास को देखते हैं। तो एनसीईआरटी, जितने भी बच्चे एनसीईआरटी हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ना बहुत मस्ट है, जो इतिहास की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल हम इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलेंगे इसी समय कल। बाय बाय, टेक केयर।